पावर टू स्पीकर ने चल पे आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज एएमसी के बारे में। बजाज एएमसी का जो है एक फ़ंड आया हुआ है जिसको हम एनएफओ कहते हैं, वो आया हुआ है। तो बजाज एएमसी का एनएफओ आया हुआ है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के ऊपर आया हुआ है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेबी में जो उन्होंने दिया है, मैं उसी डॉक्यूमेंट को लेकर चल रहा हूँ, उसी डॉक्यूमेंट से मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें। तो ये एक सेक्टोरियल फ़ंड है, बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया सेक्टोरियल फ़ंड है और ये हाईली रिस्की है। इन्होंने इनके थर्मामीटर में ये हाईली रिस्की है और ये निफ्टी के जो बेंचमार्क है उससे कंपेयर होगा तो ये निफ्टी का फाइनेंशियल, ये हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल सर्विस की जो निफ्टी है उससे कंपेयर होगा, वो भी हाई रिस्की है। फिर ये ओपन हो रहा है, ये जो ओपन हो रहा है वो 10 नवंबर को ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है 24 नवंबर को। और उसके बाद 1-2 दिन में ये री ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन एंडेड है। ये जो फंड है ना ये ओपन एंडेड है, ये न्यू फंड है पर ओपन एंडेड फंड है। क्लोज एंडेड अब आते ही नहीं है, तो हम इस पर क्या ही बात करें। अब ये सारी डिटेल्स दे रखी है इन्होंने। अब मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ 26 पेज पे कि फ़ंड लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, मैं आपको बता दूँ ये फ़ंड किस में इन्वेस्ट करेगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ। तो ये फ़ंड जो इन्वेस्ट करेगा, ये जो फ़ंड इन्वेस्ट करेगा वो करेगा, ये देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा, जिसमें बैंकिंग हो गया, आपका एनबीएफसी हो गया, फिर आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हो गई, है ना, फिर आपकी ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां हो गई, ये फिर आपकी जो कंपनियां हैं वो आपकी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां हो गई, डाटा प्लेटफॉर्म की कंपनियां हो गई, डाटा प्लेटफॉर्म एक्सचेंज की कंपनियां हो गई, इन्वेस्टमेंट कंपनियां हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट की हो गई। मतलब आपकी वही सेम, यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, यहाँ पे भी वही बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप सोचोगे एएमसी भी वही काम करती है, पर डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि आपका पोटेंशियल करके कंपनी लिस्टेड है, वो सब कुछ बेचती है, लोन वगैरह, उस टाइप की कंपनी हो गई। फिर ये इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, फिर हाउसिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, हाउसिंग एंड पेमेंट कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड सर्विसेज में जो कंपनियां हैं जैसे कि सीडीएसएल हो गया, है ना, इस टाइप की कंपनियां हैं। फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आपकी कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि मैं आपको अगर नाम न्यूमा है ना, फिर आपको 360 है, इस टाइप की जो कंपनियां हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्ट करेगा और कंपनी इंगेज्ड इन जो भी कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल सर्विस में इंगेज्ड हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा ये। तो इनका मेन फोकस जो है ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे, ये जिसको हम बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर कहते हैं, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करेंगे इस फंड के थ्रू। अब मैं आपको चलता हूँ लेके 35 पेज पे, कौन फंड मैनेजर हैं और वो कैसे काम करेंगे इस फंड के अंदर, वो देख लेते हैं हम इस बार। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए सर, ये सर हैं, ये सर इस फंड को देखेंगे, नीरज सर। अब मैं बात करूं इनके एक्सपीरियंस की तो 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनको और ये 47 इयर्स के हैं, बीकॉम कर रखा है और एमएमए फाइनेंस में कर रखा है इन्होंने, ठीक है। ये इनकी डिग्रियां दे रखी है। इससे पहले इन्होंने कैनरा में काम किया, कैनरा का म्यूचुअल फंड कंपनी, उसमें काम किया इन्होंने, है ना। फिर इन्होंने बिरला सन लाइफ में काम किया, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट में काम किया, आईसीआईसी में काम किया। तो इन्होंने बहुत सारी कंपनियां बदली हैं विद इन 24 ईयर्स के अंदर। तो नियर अबाउट 1 2 3 4 1 2 3 4 कंपनियां बदली हैं इन्होंने, है ना। 4 कंपनियों का इनके पास एक्सपीरियंस है और इतने सारी स्कीम्स को ये देख रहे हैं, जो भी बजाज की नई नई स्कीम्स आ रही हैं उन सबको ये देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी स्कीम्स को ये बंदे देख रहे हैं। सेकंड नंबर पे हम बात कर लें, गुप्ता जी हैं, जो कि ये देखेंगे हेड ऑफ इक्विटी हैं। इनको 44 इयर्स के हैं, इनको 16 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले इन्होंने ऐसा कुछ मुझे नहीं, मतलब इन्होंने एक कैपिटल मार्केट की कंपनी है और ये एक सिक्योरिटीज़ की कंपनी है, इन दोनों कंपनियों में काम किया है। अब इन दोनों कंपनी के बारे में मैंने तो कभी सुना नहीं है, पर देखते हैं आगे क्या करते हैं ये इस फंड के साथ। फिर इतने सारे फंड को मैनेज कर रहे हैं बजाज के अंदर।
और बाकी ये सब अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग चीज़ें इसके अंदर देखेंगे, उसके हिसाब से इन्होंने दे रखा है। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ 42 पेज पे, जो कि डायरेक्ट आपको बताएगा किसके बारे में। रेगुलर प्लान लेते हैं और डायरेक्ट प्लान लेते हैं, उसमें अंतर क्या है। देखिए कुछ अंतर नहीं है, बस रेगुलर प्लान जो आपका है ना, अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो बस आपको क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है ना 0.50% ये नहीं लगेगा डायरेक्ट प्लान में, ये नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट प्लान लेनी चाहिए, क्योंकि एक एक जो एआरएन होल्डर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, वो आपको बताता है कि भाई किस फंड में लगाना है, कैसे लगाना है। और जगह आपको मालूम नहीं चलता है किस फंड में लगाना है, कैसे लगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके फ़ंड को अच्छे से मैनेज करता है, तो इस हिसाब से रहता है। अब मैं इसकी जो कंपनी जो दे रही है उस सीट पे हम लेके चलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओपन एंडेड है, ये ओपन एंडेड की बात कर रहे हैं। फिर आपको मैंने ये ऑलरेडी सब चीज़ें बताई, इन्होंने इंडिया ग्रोथ वगैरह की बात की है, कैसे क्या हो जाएगा। फिर इन्होंने यहाँ पे इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बनने की बात की है कि भाई इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएगी, एक्सपेक्टेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी है। वो पता नहीं भाई कब होगी, कब क्या होगा, पर हम तरक्की कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को लग रहा है थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बनेंगे हम। और मेरा मानना है कि हम तो वर्ल्ड के फर्स्ट सब इकनॉमी बनेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी देखते हैं लोग क्या क्या कहते हैं इस स्लाइड के अंदर क्या क्या कह रहे हैं। तो ये अपने डिफरेंट जो जो फ्यूचर है देख रहे हैं, उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ये बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि भाई क्या ग्रोथ रही है बैंकिंग सेक्टर की इंडिया के अंदर, और क्रेडिट की क्या ग्रोथ रही है और डिपॉजिट की क्या ग्रोथ रही है, उस पर बात की। डिपॉजिट की जो ग्रोथ है वो 10.25% से हर साल बढ़ रहा है, और जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ रही है वो 10.71% रही है। तो इसके ये लोग बात कर रहे हैं। फिर मुझे कुछ ऐसा स्लाइड में लगा नहीं कि मैं आपसे डिस्कस करूं, तो इसमें एक बार नीचे आऊँगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा इसके अंदर जो मुझे लगता है। ये सब इन्होंने बताया है। अब ये देखिए, ये बोल रहे हैं इस प्लान में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो ये बता रहे हैं कि जो बैंकिंग था पहले वो था 85% 2005 में, अब 2025 में 57% रह गया है। जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है वो 12% हो गया है। फिर आपका कैपिटल मार्केट 5% हो गया है। फिर आपका फिनटेक हो गया है 3%। इस टाइप से इन्होंने बताया है। ये ऐसा ये 2025 का डाटा दे रहे हैं, जो कि बहुत हद तक चीज़ें सब कुछ सही है, डाटा सही है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। फिर इन्होंने बताया कुछ लीडिंग कंपनियों के नाम लिए हैं, जैसे कि HDFC बैंक है, वो बैंकिंग में भी है, फिर आपके एसेट मैनेजमेंट में भी है, इंश्योरेंस में भी है ग्रुप, और कैपिटल मार्केट में भी है, तो इन सब में है। तो HDFC ग्रुप की बात की गई है। बिरला ग्रुप की बात कर लूँ तो बिरला ग्रुप NBFC में है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में है, और इंश्योरेंस में है, और आपका ये आपका कैपिटल मार्केट में है। और अब मैं बजाज के इनके खुद के ग्रुप की बात करूं तो ये मेरे ख्याल से कुछ रूल्स के हिसाब से अपने ग्रुप में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, पर कुछ ही अमाउंट कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से देख लें। NBFC में है, ये एसेट मैनेजमेंट में तो है ही, ये कंपनी है ही, ये इनकी इंश्योरेंस में है, और कैपिटल मार्केट में है। ये सब ये हाउसिंग ग्रोथ वगैरह की बात की है। सब आपको ये स्लाइड ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी, और आपको ये स्लाइड बाकायदा आप अगर थोड़ा सर्च आउट करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगी स्लाइड। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है स्लाइड के अंदर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मुझे बताना चाहिए। अब मैं कोई चीज़ बताता हूँ, इस फंड के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो सब हो गया कि भाई ये फंड ओपन रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, ये बात कर रहे हैं BFSI की। ये सेक्टर है ना निफ्टी का 38% कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी के अंदर। अगर आप थोड़े समझदार हैं और ऑलरेडी आपके पास इंडेक्स फंड है, या फिर आपके पास कोई लार्ज कैप फंड है, या फिर आपके पास कोई फ्लेक्सी कैप है, अगर है तो मैं बोलूँगा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इसी में रुपए लगा ही रहे होंगे निफ्टी के। अब आपके पास कोई इंडेक्स फंड है, मान लीजिए इंडेक्स निफ्टी 50 है, या टॉप 100 निफ्टी ETF है,
तो उसका ऑलरेडी आप 38% ऑलरेडी लगा रहे हैं, तो आप अलग से क्यों रुपए देंगे एक NFO को देंगे और NFO में आप क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे? मुझे नहीं लगता ये कोई समझदारी है, तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि आपको देना चाहिए। दूसरा है कि लार्ज कैप में ऑलरेडी 38% निफ्टी का हिस्सा है ही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको वहाँ पे भी जाना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो ऑलरेडी इस हिसाब से स्टॉक ढूंढते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे मतलब साइकिल को पकड़ सके फ्लेक्सी कैप में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस फंड में जाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए वो है आपकी, अगर आपको लगाना ही है ना तो आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है जो कि इनके पोर्टफोलियो की 80% तक कंट्रीब्यूट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको डायरेक्ट इसी में लगाना चाहिए रुपए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो ऑलरेडी इसके अंदर सब कवर होंगे, तो आप इसमें लगाइए। आप इसमें चार्जेस भी नहीं लगेंगे आपके, जो कि आप चार्जेस यहाँ पे दे रहे थे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, ये जो आप चार्जेस दे रहे हैं, ये आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस देना पड़ेगा, एक्सपेंसेस चार्जेस हो गए आपके, है ना, फिर रिटर्न बिफोर एक्सपेंसेस हो गया। ये जो चार्जेस हैं वो आपको ये नहीं देने पड़ेंगे, ये सब चार्जेस आपके गायब हो जाएंगे। तो इस इंडेक्स में लगाइए। आप क्यों इसमें लगा रहे हैं? एक तो नया है, ये न्यू इन मार्केट है, टोटल की टोटल AMC ही नहीं है, तो हम लोगों को पता नहीं इसके फंड्स कैसे परफॉर्म करेंगे कैसे नहीं करेंगे। हम सिर्फ बजाज के नाम पे नहीं जा सकते, तो इनके फंड मैनेजर्स ने पहले कैसा काम किया है कैसा नहीं किया है, और जिस हिसाब से इसके फंड मैनेजर्स हैं वो चेंज करते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज वो इस कंपनी में है, कल को वो किसी और कंपनी में हो जाएंगे, तो वो कंपनी स्विच कर देंगे। अगर वो कंपनी स्विच करेंगे तो आपका तो अगर तो फंड मैनेजर कंपनी नेक्स्ट कंपनी में चला जाएगा, आपका फंड फिर कोई नया आएगा उसको अलग टाइप से देखेगा। ठीक है, एक पहला ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है ना इस फंड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक सेक्टोरियल फंड है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 10 साल से लेकर 15 साल से कम का है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको इस फंड को लिए नो कर देना चाहिए, से नो टू दिस फंड। क्योंकि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 10 से 15 साल का है तो आप इस फंड में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो बैंकिंग साइकिल होती है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की जो साइकिल है वो रेयर टू रेयर में चलती है। अभी आप सोचेंगे कि अभी 2019 से लेके 2024 तक बैंकिंग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया। इसके पीछे का मेन जो कारण था ना 2019 में, मैंने पहले भी वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया ये कारण क्या है। मेन जो कारण था कि वो जो NPA था गवर्नमेंट ने उस पर NPA पे काम किया, तो इससे क्या हुआ कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो इंक्रीज हो गए बैंकिंग के। अब बैंकिंग ऑलरेडी चल चुका है सेक्टर, तो मुझे ही लगता है कि बैंकिंग सेक्टर और अच्छा चल सकता है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, मतलब इससे ही बड़ा कारण है, वो है आपका और कंपनियां जो AMC कंपनियां हैं उनके पास ऑलरेडी अच्छे मतलब यही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलरेडी फंड्स हैं। अब वो भी प्रोवन हिस्ट्री के साथ में है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं बता दूं, इन्वेस्को का है फाइनेंशियल एंड सर्विसेज करके फंड है, वो है। ICICI का है, कोटक का है। तो आप इन जगह जाइए जहाँ पे ऑलरेडी वो लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया कि भाई हम रुपए बना के दे सकते हैं। आप ये नए हैं, इनके फंड रेशियो के चार्ज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी इनका ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से तो आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। बाकी आपकी हार्ड कोड मनी है, मेरी तरफ से टोटल नो है। कभी भी आपको कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है कि यार नहीं, कि मुझे डाउट है कि मुझे कौन सा फ़ंड लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो आप मुझे बेसिकली मेल कर सकते हो। मैं मेल पे आपको बिल्कुल सही बता दूंगा कौन सा फ़ंड लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो मेरी मेल ID जो है वो आप नोट आउट कर सकते हैं, वो नोट आउट कीजिए आप। मेरी मेल ID ये है arvind.pimg@gmail.com। मेरे ख्याल से इस NFO में नहीं जाना चाहिए आपको जाना ही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के, तो आप ICICI में चले जाइए।
आप कोटक के साथ चली जाइए, आप इन्वेस्को के साथ चले जाइए। आप ये ऑलरेडी प्रूवन हिस्ट्री में इन्होंने रुपए बना के दिया है, ये पुराने हैं फंड्स हाउसेस, तो आप इनकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। बजाज के साथ आप हिस्ट्री नहीं चेक कर पाएंगे अभी एट प्रेजेंट, ये नई एएमसी है, तो मेरी तरफ से टोटली नो है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।